नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। राजनीति इसे लेकर लोगों में अच्छा खासा आकर्षण रहता है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो एमपी और एमएलए नहीं बनना चाहता है, पर सच कहूं तो राजनीति की राह बहुत कठिन है और इसे अच्छे से कोई अगर जानता है तो वो नेता जो सालों से काम कर रहे हैं पर उन्हें बदले में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है वो पिछले 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने काफी अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल पाई जिसकी वे भी आशा रखते हैं। तो आइए बात करते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता से। बटेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज डेली हंसी टीवी के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? राजनीति में मेरी शुरुआत हमको प्रेरणा मिला अपने पिताजी से। हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, श्री रामेश्वर महतो जी, अभी नहीं रहे, और उन्होंने हमारे यहाँ विनोबा भावे भी गए, केवी साहब के साथ उन्होंने राजनीति किए थे और हमको प्रेरणा मिला कि हम समाज का सेवा करें। और 81 से हम सक्रिय राजनीति में आए। 81 में हम युवा कांग्रेस के प्रखंड के अध्यक्ष बने और तब से लगातार संघर्ष करते रहे समाज के हित में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या क्षेत्र का बिजली हो, रोड हो, पानी हो, पुल हो, पुलिया हो, इन सब मुद्दों को हमने उठाते रहा, चाहे किसान की सवाल हो, सिंचाई की व्यवस्था हो। और इस संघर्ष हमने करके समाज में अपना एक नाम स्थापित किया, जो गांव गरीब गुरबा के आवाज़ बन करके लोगों का सेवा हमने आज तक किया है। आपने कहा कि आपने हर मुद्दे पर संघर्ष किया है, चाहे रोड हो, सड़क, कुछ भी हो, कोई भी पेयजल हो, बिजली हो, कोई भी तरह का जनमानस से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, आपने संघर्ष किया, लेकिन वो सफलता हाथ नहीं आई जिसके आप आशा रखते हैं। ऐसा आखिर क्यों हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी का जो परिस्थिति है कि अभी राजनीति में वैसे लोग का प्रवेश हो गया है, पैरवी वाले, पैसे वाले, 2 नंबर धंधा करने वाले। शरीफ और इंसान की पूछ नहीं होती है, लेकिन मैं उसे घबरा नहीं रहा हूँ। मेरी इच्छा शक्ति जनता का सेवा करना और जनता का जो समर्थन आज भी मुझे मिलता है, हम काफ़ी उससे खुश हैं। विधायक, एमपी, एमएलए बनता है एक क्षेत्र का, लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि पूरे राज्य ही नहीं, जब संयुक्त बिहार था उस समय भी लोग मुझे जानते थे कि बटेश्वर मेहता गरीब गुरबा के लिए आवाज़ है, चाहे वह हॉस्पिटल का मामला हो या शिक्षा का क्षेत्र में मामला हो। ये सभी का संघर्ष करके समाज को नया चौमुखी विकास करने के लिए संघर्ष करते हैं, इसके नाम से मुझे जाना जाता है। बटेश्वर जी, राजनीति में आप कह रहे हैं कि गलत लोगों का प्रवेश हो गया है। आपने भी कई पार्टियों को बदला है। कभी आप समता पार्टी में रहे थे, फिर जेडीयू में आए, कांग्रेस में भी रहे थे, भाजपा में रहे, भाजपा को छोड़ा, फिर भाजपा में आए, तो आपने भी कई पार्टियां बदली। ये जो पार्टियां आपने बदली, तो इसकी वजह क्या थी? देखिए, परिस्थितियां बस पार्टियां बदली गई। जब हम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने प्रखंड का, और हजारीबाग में भी हम युवा कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष बने, तो मेरे साथ भी उस समय भी जो राजनीति करने वाले थे, राजनीति का एक माफिया गिरोह है। और माफिया गिरोह से तंग आकर के हमने सोचा कि पार्टी बदल करके अपना समाज की हम सेवा करें। तो हमने पार्टी को बदल कर 95 में हमने समता पार्टी में गए, माननीय नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। 95 में हमने चुनाव लड़ा मसाल छाप से बरकट्ठा विधानसभा से। और उसके बाद जो परिस्थितियां आई, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू समता का गठबंधन हो गया, और गठबंधन के चलते मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तब मैंने सोचा कि जेडीयू में जा कर के अपनी हम संघर्ष करें। एक ईमानदार नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, और मैं आज भी नीतीश कुमार जी का एक मानता हूं प्रेरणा स्रोत कि उन्होंने भी संघर्ष करके अपनी पहचान बनाया है। लेकिन परिस्थितियां बदली, और परिस्थितियां बदलने के बाद जब राजनेता को कि जनता का प्लेटफॉर्म, जब हम चुनाव नहीं जीतते हैं तब जनता का समुचित विकास नहीं कर सकेंगे, यह सोच करके हमने पार्टियां बदली, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हम 2014 में चुनाव लड़े जनता दल यू से बरकट्ठा विधानसभा से, तो वहाँ हमने 18,500 वोट पाकर चौथा पोजीशन लाए। उसके बाद 19 में परिस्थिति बनी थी कि यहाँ गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, तो बरकट्ठा विधानसभा से वहाँ जेवीएम के प्रत्याशी जो लड़े थे वो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। तो हमने बाबूलाल मरांडी जी ने अप्रोच किया कि आप गठबंधन में चुनाव लड़िएगा, तो हमने फिर कंगी छाप से चुनाव लड़े, और इस बार हमने 35,000 वहाँ की जनता ने वोट दिया, तीसरा पोजीशन पर लाया। लेकिन दोनों बार जो हमने चुनाव वहाँ लड़ा उसमें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हार हुई,
14 में लड़े तो अमित यादव विधायक थे, वो चुनाव हारे। अब 19 में हम चुनाव लड़े तो बीजेपी में चले गए थे जानकी यादव जी, उनको सिंबल मिला तो अपने दम पर हमने चुनाव लड़ करके तो वो मौका फिर मिल गया निर्दलीय को। इसलिए कि दोनों विधायक ने बरकट्टा विधानसभा में कोई काम नहीं किया था। अगला बार हारने का कारण यही था अमित यादव जी को भी। और इस बार एक ऐसा परिस्थिति बनी कि वो जो खड़ा हुए में भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको मदद करके जिताया अमित यादव को। और आज भी बरकट्टा विधानसभा की मूलभूत समस्याएं से भी वंचित है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, छोटा सा उदाहरण। आज़ादी के 75वां साल बीतने जा रहा है। जब हम चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो एक डाड़ीगार मेरा पंचायत था, वहाँ चुनाव लोगों ने बहिष्कार किया था कि आज तक यहाँ 2 पुलिया का निर्माण नहीं हुआ, एक कुर्मी नदी और एक पंदना नदी, और वहाँ आदिवासी बाहुल पिछड़ा क्षेत्र पड़ता है। लेकिन हमने कहा था हम चुनाव जीते हैं हारे, लेकिन आपको संघर्ष के माध्यम से आपका पुल का निर्माण हम जरूर कराएंगे। हमने चुनाव हारा। मेरी बेटी रेनू गई थी वहाँ चुनाव पर, जब उनको गाड़ी लौटा दिया गया था तो मेरी बेटी रेनू ने कही कि मेरे पिताजी एमएलए नहीं हैं जो आपका पुल बने, वोट दीजिए आप लोग, मेरे पिताजी दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी पुल बनाएंगे। आज मुझे गर्व इस बात का है कि मैं संघर्ष के माध्यम से 81 लाख का 2 पुलिया का निर्माण अभी चालू हो गया डाड़ीघागर में। जबकि वहाँ विधायक माननीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 2 बार विधायक बने, खगेंद्र प्रसाद जी विधायक बने, चितरंजन जी विधायक बने, अमित यादव विधायक बने, जानकी यादव बने, लेकिन उस गांव में पुल नहीं बना। तो इस बात का मुझे विश्वास है कि संघर्ष एक ऐसी पायदान है और जनता का समूह ऐसा एक पायदान है कि जनता ही चाहता है संघर्ष के माध्यम से काम पूरा हो सकता है। आज डाड़ीघाट के आदिवासी लोग जब पुल बन रहा है काफ़ी खुशियाँ मनाया और लोगों ने बधाई दिया कि आपने बहुत अच्छा ही गरीबों के लिए काम किए। उसी तरीके से आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कई बार हम चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा बरकट्टा विधानसभा, जैसे घाघरा नदी पर पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ, अलौजा नदी पर पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ। उसके लिए भी हमने सत्याग्रह आंदोलन किया, जल समाधि आंदोलन किया, अलौजा पुल पर धरना दिए, घाघरा पुल पर लिस्ट में आया, लेकिन वह पुल नहीं बन पाया। आज हमारे यहाँ देखिए एक रोड है इचाक से डाढ़ा, वह रोड का इतना हालत ख़राब है कि लोग पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। जब कोई किसी गर्भवती महिला हमारी होती है उसको काफ़ी परेशानी का दिक्कत करना पड़ता है, लेकिन वहाँ के विधायक ने आज तक ध्यान नहीं दिया जो रोड नहीं बना है। हम इसके प्रेस के माध्यम से और आपके माध्यम से समाज को हम बताना चाहते हैं कि इसके बारे में संघर्ष की और जनता को गोलबंद होने की ज़रूरत है। और जनता जिस दिन गोलबंद होगा, मैं समझता हूँ कि वह रोड बनने में कोई देर नहीं हो सकता है। लेकिन हम नेता खाली बयान देने से रोड नहीं बनेगा। और अफसर इतना तेल में कान डाल के सोए हुए हैं कि अफसर को गांव का चिंता नहीं है, केवल अपना कुर्सी सेफ रखने के लिए सरकार का जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच रही। एसी रूम में बन करके एसी रूम में ही सिमट जाता है। बटेसर जी, 2014-2019 में आपने जो चुनाव लड़ा, दोनों में आपकी हार हुई। मुझे याद आता है कि आपने कहीं ना कहीं इशारों में एक बड़े नेता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गठबंधन नहीं होने दिया या वोटों को यूनाइट होने नहीं दिया, वो सफलता इसलिए आपको हाथ नहीं लगी। इसमें तो सफलता आरोप नहीं लगाया, अभी भी हम कह रहे हैं कि यदि सही गठबंधन होता तो राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी भी आजसू के साथ गठबंधन था, गठबंधन तालमेल नहीं टूटता तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती। और हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी बड़ा ईमानदारी से इन्होंने इस राज्य में एक वर्चस्व बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है पार्टी का विधायक जो बनाते थे विधायक टूट कर चले जाते थे। अबर भी बना, 3 विधायक बना, 2 विधायक इनको छोड़ दिए इन्होंने। तब भारतीय जनता पार्टी कोई विकल्प नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को शामिल करके पार्टी को इस राज्य में एक नया आवाम देने का उन्होंने काम किया है। और मुझे गर्व इस बात का है कि माननीय बाबूलाल मरांडी के साथ जब अमित शाह जी आए तब मुझे भी रांची के पावन धरती पर उस महती सभा को भी संबोधित करने का मौका मिला था। आपने कहा कि भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं था तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी को लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि मरांडी जी के पास भी कोई विकल्प नहीं था कि वो बीजेपी में गए। मैं समझना चाहूंगा कि बटेसर मेहता के पास भी क्या कोई विकल्प नहीं था कि वो फिर भाजपा में गए? देखिए, विकल्प यह है कि अब उम्र संघर्ष करने का एक समय होता है। आप भी जानते हैं जो युवा रहेंगे संघर्ष करेंगे, और हमने भी नहीं देखा कि अब
दूसरी पार्टियां का इस देश में पूरे विश्व स्तर की राष्ट्रीय पार्टी है। हम एमएलए बने या नहीं बने, एमपी बने या नहीं बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी जा रहे हैं। विकल्प मेरा बहुत खुला था, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहा। इसलिए हर पार्टियां का हालात एक ही है। जो भी पार्टियां बनते, छोटे वर्कर जो हैं उसको शोषण किया जाता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या तृणमूल कांग्रेस हो। सभी ये लोग पार्टियां हैं, वो नीचे वर्कर को जगह देने में कतराते हैं कि संघर्षशील और मजबूत आदमी यदि हम देते हैं तो हम लोग का जो कद है वो ऊंचा नहीं हो पाएगा। तो अपने से दबे हुए लोग को ये लोग टिकट देकर जिताना चाहते हैं। क्या भाजपा के साथ भी लागू है ये बात? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इसमें हम देखें कि ये लागू नहीं है। इसलिए उदाहरण देना चाहते हैं, दीपक प्रकाश जी कभी एमएलए नहीं बने, लेकिन आज देखिए उनको प्रदेश अध्यक्ष मिला, साथ साथ राज्यसभा मिला। तो एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा कि किसी कार्यकर्ता को कब किस कार्यकर्ता को क्या मौका मिलेगा उसको कार्यकर्ता को ही पता नहीं होता है। मौके के इंतजार में आप भी हैं कि कुछ एक ऐसा मौका मुझे भी मिले। हाँ, हर आदमी मौका में रहता है। मैं भी पार्टी पर विश्वास किया और पार्टी में मुझ पर विश्वास करके मुझे परीक्षा लेगी, तो उस परीक्षा में हम सफल निकलेंगे। आपने बरकट्टा विधानसभा में काफ़ी काम किया है, काफ़ी आंदोलन भी किए हैं अपने वहाँ पे लोगों के लिए, कई लोगों से जुड़े मुद्दों पर आपने काम किया है, लेकिन ऐसा क्या वजह रहता है कि लोग उस तरीके से खुलकर आपके पक्ष में वोट नहीं करते हैं? नहीं होना चाहिए। देखिए, इस बात से बताएं कि 2-3 तरह के मुद्दे हैं। एक है कहीं कि अब राजनीति में देख रहे हैं जातीय मुद्दा। जातीय मुद्दा बड़ा हॉबी है सब जगह, और हमारे यहाँ हम चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन 3-3, 4-4 जो हमारे स्वजातीय लोग खड़े हुए उसे कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन उसके बाद भी हम बधाई देते हैं बरकट्टा की जनता को कि मुझे ने 35,000 देकर तीसरा पोजीशन लाया। मैं चुनाव हारा नहीं हूँ, मैं मैदान हारा हूँ। मैं आज भी अपने आप को वही सबल और मजबूत के साथ मैदान में आज भी जनता का हम सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में आज धान खरीद का मेरा चतरा जिला नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टी के हित में वहाँ के किसानों ने मुझे बुलाया, तो मैं जा करके वहाँ आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद आज सफलता मिली, और एफसीआई ने 35,000 क्विंटल धान खरीदने का टेंडर किया। और इसके एफसीआई के जीएम से मेरी बात हुई, हमारे एक साथी थे बलवंत जी, उनको बात हुआ, दोनों मिल करके आज वहाँ धान खरीदारी की। 31 अप्रैल तक डेट मिला, जो 31 मार्च तक था। तो मैंने वहाँ कोई चुनाव की बात नहीं है, जहाँ जहाँ जनता मुझे बुलाती है कि चाहे रोड का समस्या हो, बिजली की समस्या हो, या सिंचाई की समस्या हो। आज आप देख रहे हैं, मुझे इस बात का बहुत दुखी हो रहा है कि आज एल&टी कंपनी पूरे बिजली का काम कर रहा है, किसानों का सिंचाई की व्यवस्था की बात कर रहा है। हमारे इचाक में 15-20 गांव में लैंड टान कर छोड़ दिया है, 3 साल से ट्रांसफार्मर लगा दिया है, मीटर लग गया है, लेकिन अभी तक बिजली उन किसानों को नहीं मिली है, जिसका नतीजा है उसका गेहूं का फसल मर रहा है। तो ये सब सवालों को भी हम सरकार के पीछे खड़ा किए। सरकार से हम फिर कहेंगे पुनः आपके माध्यम से कि इस राज्य के मुख्यमंत्री किसानों के हित की बात करें। ट्रैक्टर रैली जरूर करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर रैली के साथ साथ किसानों को, जो झारखंड का किसान है उसका इनको चिंता नहीं है। बादल पतलेख जी घूमते जरूर हैं, लेकिन उनसे भी हम कहेंगे कि उन किसानों को आंसू पूछिए जा करके आप बरका सियाल कला में, दाढ़ी घाघर में, तो लगेगा किसान किस मेहनत से मेहनत लोग कर रहे हैं। बटेसर जी, शहर में भी आप आंदोलन करते रहे, अलग अलग ब्लॉक्स में भी आपको मैंने सक्रिय देखा है, लेकिन वास्तव में आपकी कर्म भूमि जो है वो बरकट्टा ही रही है। अब जब अमित यादव जो निर्दलीय विधायक है वहाँ से, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी भाजपा में वापसी को लेकर, तो जब अगली बार चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको टिकट मिलेगा नहीं, आपका जो उम्मीद है वो टूटेगा। देखिए, उम्मीद टूटेगा मेरा नहीं, इसलिए नहीं टूटेगा कि वहाँ बीजेपी दोनों बार मेरे चुनाव लड़ने से हारा है। 14 भी बीजेपी हारा है, और 19 भी जो हम चुनाव लड़े उसमें बीजेपी हारा है। तो हमने अपने राष्ट्रीय नेताओं को भी इस बात का आंकलन है कि इस बार हम मौका वैसे को दें जो बरकट्टा विधानसभा में कमल फूल खिला सके। ये कमल फूल नहीं खिला है 2 बार से। भाजपा का जो इतिहास रहा है आप उठा के देख लें, सिटिंग एमएलए का टिकट बहुत हार्डली ही कटा है। नहीं तो सीटिंग अभी नहीं है, हम कैसे मानेंगे सीटिंग? नहीं, वो निर्दलीय है। जानकी यादव का केस देख लें, जानकी यादव ने जेवीएम से चुनाव लड़ा था, फिर वो बीजेपी में आ गए, उसको टिकट दिया गया। वही बात फिर अब लागू हो रहा है अमित यादव के साथ, निर्दलीय लड़ा, वो अभी बीजेपी में आएंगे। नहीं, अभी तक वो बीजेपी में विधिवत नहीं आए हैं। और पेपर भी पढ़े होंगे, प्रभात खबर छपा था कि बीजेपी हमको जाना नहीं है, लेकिन उनका सारा क्रियाकर्म
इशारा बीजेपी को ही जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि बरकट्ठा की जनता इतनी चालाक है, एक बार से दोबारा लोग को विधायक कंटिन्यू नहीं होने नहीं देता है। चाहे अमित यादव टिकट मिल जाए या जानकी यादव टिकट मिल जाए, यह इतिहास है बरकट्ठा विधानसभा का। दोबारे विधायक नहीं बनते, फिर दूसरा बार बने, फर्स्ट पे बने, चुनाव अमित यादव हार गए, फर्स्ट बार एमएलए बने जानकी यादव, फिर बीजेपी में चले गए, चुनाव हार गए। तब बरकट्ठा की जनता हमारा बुद्धिजीवी जनता और चालाक जनता है, और बरकट्ठा की जनता परीक्षा लेती है कि हमारा कौन खरा उतरेगा। ये दोनों विधायक जनता के बीच में खरा नहीं उतर रहे हैं, और उतरते तो जानकी यादव दोबारा बनते, उतरते खरा जनता के बीच तो अमित यादव दोबारा बनते, जानकी नहीं जीतते। तो इसलिए मुझे विश्वास है पार्टी पर, और हम लोग को आने से, बाबूलाल मरांडी के आने से पार्टी काफ़ी सशक्त और मजबूत हुआ है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, पार्टी टिकट दे या नहीं दे, हमने भारतीय जनता पार्टी का अब मूल मंत्र बांध लिया है कि हम पार्टी का ही सेवा करेंगे। आप मरांडी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन कई फैसलों में तो मरांडी जी की चल भी नहीं रही है, जो खबरें आ रही हैं। नहीं, वो खबरें देखिए, मरांडी जी साफ कहे हैं कि अभी आप लोग काम कीजिए, वो काम पर विश्वास करते हैं, और मैं भी काम पर विश्वास करता हूँ। और मरांडी जी क्या कौन आ रहा है, बयान नहीं आ रहा है, उस पर हम जाना नहीं चाहते कंट्रोवर्शियल में, लेकिन किसका चला नहीं चला उससे मतलब नहीं है। बाबूलाल मरांडी आज जो भी हैं धरती पुत्र हैं, और संघर्ष का इतिहास बना हुआ है, और दोनों का विकल्प नहीं था, और विकल्प ऐसी परिस्थिति आई कि आज विलय होना पड़ा पार्टी को। बटेश्वर जी, आप बहुत जुझारू और मंजे हुए नेता रहे हैं, और राजनीति में आपके पास एक अलग सा अनुभव भी रहा है। आम लोग जो हैं, आम लोगों के बीच राजनीति को लेकर बड़ा आकर्षण रहा है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि काश मुझे भी एक मौका मिले, मैं MP MLA बन जाऊं। आपसे जानना चाहते हैं कि कितना टफ है राजनीति की डगर। देखिए भाई साहब, राजनीति का डगर इतना कष्ट है कि एक IAS बनना आसान है, लेकिन एक लीडर बनना आसान नहीं है। एक IAS बनते हैं तो 60 साल नौकरी प्राप्त करते हैं, और हर 5 साल में नेता को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, चाहे MLA हो या MP हो। तो इससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है। और इसका जो डगर है, राजनीति में लोग आते हैं कि हम बन जाएंगे, करेंगे। राजनीति में बहुत तरह के लोग आते हैं, कुछ अपने पैसा बचाने आते हैं, कोई उसे बन गए तो अपना धंधा बचाने आते हैं। तो राजनीतिक एक सेवा अब नहीं रहा, इस सेवा से राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो लोग राजनीति से सेवा कर रहे हैं उनके फायदे के लिए आ रहे हैं, अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। और हम लोग राजनीति जो कर रहे हैं उस समाज के हित के लिए कर रहे हैं, अपना फायदा नहीं, समाज की फायदा के लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इचाक प्रखंड एक ऐसा जगह है जहां की एक स्कूल मात्र था राजा कामाख्या नारायण सिंह का, और जब मैं उसी हाई स्कूल में पढ़ा था, 5 किलोमीटर पैदल आके पढ़ने आते थे, तो वहाँ एक बच्चियाँ भी पढ़ती नहीं थी। तो मेरा कल्पना था कि जब मैं पढ़ के निकलूंगा तो अपने गांव में हाई स्कूल जरूर खोलूंगा। मैंने अपने पिताजी से वार्ता की, अपने बड़े भाई कमल बाबू से हमने वार्ता किया। उन्होंने कहा कि ठीक हम ज़मीन देंगे। उसे 5 एकड़ ज़मीन देने की बात होती थी। हमारे गांव के पूरे लोग 5 एकड़ ज़मीन दिया। स्कूल का स्थापना हुआ मेरे पिताजी के नाम से, रामेश्वर महतो विद्यालय चंदा इचाक 78 में। 81-82 में उसको बिहार सरकार ने मान्यता दी। आज हम देख रहे हैं कि इचाक में एक शिक्षक का हब हो गया है। आज मुझे इस बात का गर्व है, खुशी है कि आज पूरे क्षेत्र में दर्जनों हाई स्कूल हैं, CBSE स्कूल हैं, कॉलेज हैं, प्राइवेट हो या अंडरटेकिंग हो। आज देख रहे हैं, आपको बता देना मैं चाहता हूँ, नवोदय विद्यालय 32 एकड़ जमीन बोंगा के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं। मेरे प्रयास से, मेरे सहयोग से आज बोंगा में 32 एकड़ जमीन दिया है बिना मुआवजे का। आज वहाँ बच्चियाँ लोग पढ़ रही हैं, अच्छे नौकरियाँ में जा रही हैं। इस बात का मुझे गर्व है। और आपको मैं एक और बता दूं कि मेरे मित्र उपेंद्र कुशवाहा, जो इन्होंने HRD मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी से, उनसे हमने मिला। मात्र 40 बच्चा का एडमिशन होता था नवोदय में, और रामगढ़ जिला का नवोदय नहीं था, वो भी बच्चा ही होता था। तो यहाँ के बच्चा का कोटा कट जाता था। हमने उपेंद्र जी से बात किया, उपेंद्र जी ने 40 को 80 बढ़ा दिए और नया रामगढ़ में नवोदय विद्यालय दिए। तो उस नवोदय विद्यालय जो गरीब बच्चा जो आज हमारे पढ़ के निकल रहे हैं, जो पहला से 6ठा तक सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे, उन्हीं का नाम कंपटीशन देने का अधिकार है। और जो बच्चा उसमें एडमिशन होगा उसकी पढ़ाई में 1 रुपया गार्जियन को नहीं लगता है, टोटल केंद्र सरकार वहन करती है। तो मुझे इस बात का खुशी है कि आज हमारे यहाँ के बच्चे एक से एक जगह में जा रहे हैं। एक कंपटीशन का भावना जगह है।
बटेश्वर जी, कई बार ऐसा होता है कि आप तो काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं, राजनीति में संघर्ष करके अपनी जगह आपने बनाई है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टी में किसी को ऊपर से लाके थोप दिया जाता है, या बिल्कुल नया आदमी होता है उसको सांसद विधायक का टिकट दे दिया जाता है। आप नीचे से संघर्ष करते हो, ऊपर आ रहे हो, पार्टी आपको आपका कदर नहीं कर रही, उस वक्त कैसा लगता है? कोई नेगेटिव? देखिए, नेगेटिव तो आता है, गलत किया पॉलिटिक्स। नहीं, हाँ, एक तो लगता है कि भले अपने हमको नहीं लगता है, अपने परिवार से बात सुनना पड़ता है कि आज आप नौकरी करते तो रिटायरमेंट आपको 60-65 हज़ार रुपये मिलता है, 70 लाख रुपये रिटायरमेंट मिलता है, आपने नौकरी छोड़ दिया। हम परिवार को समझाते हैं लोगों को कि क्या करोगे, 1 करोड़पति को एक आदमी पहचानने वाला है क्या? समाज का सेवा करने में हमारे परिवार लोगों का बहुत योगदान है, उसमें हमारी पत्नी का सबसे बड़ा योगदान है। अब पत्नी आज हमारी योगदान नहीं देती, हमको सहायता नहीं करती, तो हम समाज का सेवा निर्भीक होकर नहीं कर पाते। और मेरा पूरा परिवार, चाहे बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, टोटल जो हम चुनाव लड़े हैं उस चुनाव में टोटल अपना खर्चा करके हमको दिया, और आज तक भी हमको कपड़ा, खाना, धोना सब परिवार ही। मैं कोई गलत धंधा नहीं करता हूँ, कोई मैं ज़मीन माफिया नहीं हूँ, कोई मैं कोयला माफिया नहीं हूँ, मैं कोई पत्थर माफिया नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज का दृढ़ संकल्प, समाज का सेवा करता है। जिसको कोई दबाता है समाज, उसके लिए हम खड़ा होते हैं, चाहे उसके लिए मुझे जेल क्यों नहीं जाना पड़े। तो आपके जो ये कटु अनुभव है राजनीति में, युवाओं से क्या कहेंगे? राजनीति में आए कि नहीं आए? युवाओं से कहेंगे कि राजनीति में आइए। अभी के परिप्रेक्ष्य में राजनीति में आने की जरूरत नहीं है युवा साथियों को। हम युवा साथियों कहेंगे कि आप अपना सब कुछ कर लो, जो अभी परिस्थिति है राजनीति का, अपना परिपूर्ण हो जाओ, तब राजनीति करो। पहले अपना पैसा, बिजनेस, अपनी पढ़ाई, IAS IPS बनो। जो मेरा अनुभव है, मैं अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ। अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद करोगे? तो फिर अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएंगे? आने नहीं देगा लोग। अच्छे लोग इसी में चुन के आएंगे, 2-4-10%। तो आजकल वही हालत हो गया है, आप भी देख रहे हैं। हम तो स्पष्ट वक्ता हैं, स्पष्टवादी हैं। हमें अपने से बड़े लोगों से, समाज के और पार्टी के हित में लड़ना पड़ा। जो आपके बच्चे अगर कहेंगे कि मैं पापा राजनीति में आना चाहता हूँ, आपने नहीं, हम नहीं मना करें। मेरे बाल बच्चा साफ बोला कि पापा आप कीजिए, हम लोग को राजनीति में नहीं आवेंगे, आपको जो करना है कीजिए। अगला बार पत्नी के खड़ा होने के लिए लोग कहा गया, पत्नी बोली, जिला परिषद पत्नी बोली हम खड़ा नहीं होंगे, नहीं खड़ा हुई। राजनीतिक विरासत में हम लोग को नहीं मिला है, राजनीति हम लोग संघर्ष करके। और हमको इस बात का खुशी है, आपके माध्यम के चैनल के माध्यम जनता को बताना चाहते हैं कि मैं हतोत्साहित नहीं हूँ। इसलिए मैंने पहले घर में बोल दिए थे अपने पिताजी को, हम पढ़ेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। और मैं भी 81 में नौकरी रिजाइन किया, और मैं ऐसे आदमी को नौकरी दिया, जाकर पूछ ले दशरथ प्रसाद स्वर्णकार को, आज वो भी टीचर रिटायर कर गए। तो मैं दूसरे टाइप का व्यक्ति हूँ, समाजवादी, सोशल। हम जार साहब के साथ काम किए हैं, हम इंदिरा जी के साथ काम किए, राजीव गांधी के साथ हमने काम किया है। लेकिन वही है कि जब हम अच्छा काम किए, कांग्रेस में भी हमारे साथ बहुत प्रताड़ना हुआ, हम कांग्रेस नहीं छोड़े। ऐसी हमारे बीच आज नहीं रहे, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भाई ज्ञान रंजन जी को। आज उनके चलते हमको पार्टी छोड़ना पड़ा था, लेकिन पार्टी छोड़ के हमने स्थान बनाया। हमने जब चाहा टिकट लिया, और नीतीश जी भी मुझे बड़ी भी टिकट दिए थे गठबंधन से, लेकिन वहाँ भी उनको वापस लेना पड़ा। हमारा कोई क्षेत्र है जहाँ से पार्टी लड़ाएगी, चुनाव पूरे प्रदेश में हम लड़ने के लिए तैयार है। कुछ जरूरी मेरे लिए बरकट्ठाई है। लेकिन 2014-2019 में जो हार हुई, तो आपके परिवार के लोग, घर के लोग नहीं कह रहे कि अब आप चुनाव बस करो, बहुत हो गया? नहीं, परिवार लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए या नहीं लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हर फैसले में आपके साथ? आप हर फैसले में आपके हम साथ हैं। इसलिए परिवार लोग का हम शुक्रगुजार हैं कि परिवार लोग हमारे कम से कम, दूसरे का आज परिवार होता तो घर से निकाल देता है, लेकिन आज मुझे खाना दे रहा है, ये हमको बहुत खुशी है, हमको जरा सा गम नहीं है। और आप देखते हो कि विदास होकर हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। हम चतरा गए, लोहरदगा गए, टंडवा गए, जब जहां बुलाता है लोग हम कूद जाते हैं। एक नशा, जैसे देखते हैं कि शराबी पीता है तो उसको शराब का नशा है, हमको समाज सेवा करने का नशा है। यह भी एक बहुत बड़ी नशा है। सब व्यक्ति समाज का सेवा नहीं कर सकता है भूखे प्यासे। आपने कहा आपको समाज सेवा का नशा है। नशा। ये नशा का अंतिम जो पायदान है वो विधायक बनना, वो आप खुद भी चाहते हैं। कई बार आपने जिक्र भी इसका किया। चुनाव में करीब अभी 3, साढ़े 3, 4 साल अभी और है,
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या तैयारी है इसको लेके आपकी, अगली बार आप फिर मैदान में उतरो तो इस बार जनता आपको देखिए अपना मत देके कम से कम इस बार तो हमको लग रहा है, उम्मीद है कि जनता का आवाज, जनता का पुकार, हम हारने के बाद भी अनवरत क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, सुख दुख में उसके जा रहे हैं, चाहे वो वज्रपात से मरा हो, चाहे हाथी से मरा हो, या लेबर कोरोना काल में मरा हो, सबके घर में ने जाके आंसू पोंछा। और जितना मेरा ताकत था, हमने गरीबों को वोट के लालच से नहीं, एक मानवता के नाते हमने सेवा करने का काम किया। तो मुझे विश्वास है और ईश्वर पर भी विश्वास है, जो मानव का सेवा करता हूँ सबसे बड़ा सेवा है। तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी मैं बता रहा हूँ कि मैं उसका चिंतित नहीं हूँ, मेरा प्रयास अनवरत जारी रहेगा। बटेसर जी, राजनीति से अलग हट के अगर बात करूं मैं इचाक की, वो मंदिरों का शहर, 250 मंदिर, हर मंदिर के साथ तालाब, गार्डन, इस तरह की बनावट, इतने खूबसूरत मंदिर रख रखाव के अभाव में धराशायी हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, इसके संबंध भी हमने कई बार मामला उठाया। पुरातत्व विभाग 4 करोड़ रुपया सेंक्शन किया था, लेकिन वह भी वापस हो गया। अब हम बहरनपुर गए थे तो वहाँ हमने देखा कि जो खुदाई हो रही है, जो बुद्ध के मूर्तियाँ निकल रहे हैं, तो हमने भी सरकार को अवगत कराया कि यहाँ बोध गया के ऐसा पर्यटक स्थल बनाया जाए। और इचाक जो 250 मंदिर हैं, जम्मू कश्मीर जैसा मंदिर वैसा मंदिर यहाँ 250-300 वर्ष पुराना मंदिर है, धरोहर है, सूर्य मंदिर है, शनि मंदिर है, लेकिन कई बार मंदिरों पर ध्यान दिया नहीं गया। इस संबंध में हम शीघ्र एक शिष्टमंडल बना रहे हैं, जो केंद्रीय पर्यटक मंत्री से मिलेंगे, पटेल जी से, दिल्ली में जाकर सारी बातों से अवगत कराएंगे, और कि इस क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए, तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि बाहर से लोग पर्यटक आएँ। वहाँ को उद्योग क्षेत्र नहीं है इचाक में, पर्यटक क्षेत्र लोग आवे, ताकि यहाँ विकसित हो, यहाँ नया रोजगार का सृजन हो। आज हम किसान को बधाई देना चाहते हैं कि अपने मेहनत से आज वो धनिया जो पैदा कर रहे हैं, जो विश्व में उसका मांग जा रहा है, धनिया आप सुने होंगे, इचाक किसान एक धनिया 50,000, 1 लाख, 2 लाख बेचता है, आलू भी बेचता है, लेकिन किसान आज सिंचाई का कोई समुचित व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। जो भी हुआ है वो ठेकेदारी का हुआ है, चाहे डैम बना हो या जो भी योजना बना हो नरेगा से, वो जनता का सिंचाई हो नहीं रहा, उससे मतलब नहीं है। आप एक गाँव चलिएगा कभी मेरे साथ, आपको सियाले गांव ले जाएंगे, तालाब सूख गया है, गांव के किसान लोग अपना कच्चा कुआं कोड़ करके गेहूं को बचा रहा है, सिंचाई व्यवस्था है कहाँ, सोया हुआ है। अभी किसान मामला उठा रहा था, अंजनवा डैम बन रहा है, 8 करोड़ का है, अब ये बने दरार फट रहा है, कई बार गांव लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिए भी हम कई उपवास बैठेंगे, इसकी जांच हो, जो ठेकेदार गलत किया है उसको ब्लैक लिस्टेड हो। आपने कहा कि आप केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री से मिलेंगे इचाक के मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मेरी समझ में जो एक बात आती है कि हम लोग भी अपनी धरोहर को अच्छे से रख नहीं पाते हैं। अब इचाक की बात करूं तो ज़्यादातर मंदिरों में आजकल जुआ चलता है, शराब की बोतलें दिखती है वो पुराने मंदिरों में, कहीं के दीवार को ऐसे तोड़ दिया गया ताकि वहाँ से एंट्री मिल जाए। तो ये वहाँ के लोग भी तो देखिए, वहाँ के लोग भी जागरूक हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अब इधर फिलहाल नहीं गए, पहले तो था, लेकिन अभी हम लोगों ने जागरूक किया है, और जागरूक करके जो हिंदू संगठन हैं, छात्र लोग हैं, वो मंदिर को साफ सुथरा कर रहे हैं। अब जुआ हुआ खेलना बंद हो गया है, शराब का बोतलें हट गया है, उस जागरूकता कमी के चलते। वो जो 2-4 महत्वपूर्ण मंदिर है उनमें, लेकिन बाकी मंदिरों में अभी भी बोतलें मिल जाती हैं। नहीं, अभी बोतल अब नहीं मिल रही। अभी गए जाकर आप देखिए, पहले मिलता था। पूरे 250 मंदिर में ये हो गया है। हाँ, साफ सुथरा चल रहा है, अभी डेली साफ सुथरा चल रहा है, लोग है, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को भी ध्यान दे और टेम्पल के रूप में इसको विकसित करे। सरकार को भी, राज्य के जो पर्यटन मंत्री हैं उसको भी हमने आगाह किया है, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, और वहाँ के लोग और इस मुद्दे को लेकर एक शिष्टमंडल राज्यपाल से भी मिलेंगे हम लोग झारखंड में, और पर्यटन मंत्री से मिलेंगे। इसकी हम तैयारियां कर रहे हैं जो लोगों से मिलकर। बटेसर जी, अंतिम सवाल आपसे, भाजपा में आप हैं, भाजपा में राजनीति बहुत ज़्यादा इन दिनों हावी है, और खासकर जब चुनाव आता है तो ज़्यादा दिखता है। तो बटेसर मेहता का कांग्रेस से शुरू हुआ सफ़र भाजपा में अब दोबारा आए हैं, ये सफ़र यही थमेगा, इसी में बटेसर मेहता हमेशा भाजपा के हो जाएंगे, कि अगले चुनाव में फिर आप पार्टी बदल सकते हैं? इसकी संभावना है? नहीं, कोई टिकट नहीं दी, नहीं, कोई संभावना नहीं है। हम पार्टी में हैं और एक सिपाही के रूप में पार्टी का सेवा करेंगे। यानी अगर आपको टिकट नहीं मिला तो भी हम सेवा नहीं लड़ेंगे, ये तय हो गया। तो ये थे हमारे साथ बटेसर प्रसाद मेहता, बहुत साफ गोई से इन्होंने सारी सवालों के जवाब दिए। अगली बार फिर मिलता हूँ किसी ने अतिथि के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।